आप सबका ध्यान इधर पूरे ध्यान से समझेंगे टॉपिक को। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। सपोज यू anonymously collect information regarding the favorite fruits of 50 students in your class। मान लो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स और आपने सबका फेवरेट फ्रूट पूछ लिया, ठीक है। Let us assume that result are 20 students like mangoes, 15 students like apple, 10 students like banana and 5 students like grapes। अब मैंने टेबल की फॉर्म में इस डाटा को कलेक्ट किया। एक तरफ मैंने लिखा क्या, मैंगो, एक तरफ लिखा एप्पल, एक तरफ आ गया नेक्स्ट कॉलम में बनाना, नेक्स्ट आ गया ग्रेप्स, और यहां पर आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऊपर क्या आ गया, फेवरेट फ्रूट। तो मैंगो कितने लोगों का है फेवरेट, 20। 15 students like apple, 10 students like banana and 5 students like grapes। तो ये टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, इनको प्लस करके कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्वेश्चन ने दे भी रखा है 50 स्टूडेंट्स, है ना। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब ये है नेक्स्ट इज आगे कि सपोज वन पर्सन इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट लाइक मैंगो। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट लाइक मैंगो की। तो कितने स्टूडेंट है जिन्हें मैंगो पसंद है, तो वो तो हमारी होगी फेवरेबल आउटकम। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50। समझ आ गया। आप सपोज करो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट लाइक मैंगो और बनाना। मैंगो और बनाना 30 तो मैंगो और बनाना मतलब या तो 20 एंड प्लस 10, ये तो हो गए फेवरेबल। और टोटल कितने हमारे 3/5। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 3/5। अब अगर आ जाए स्टूडेंट नीदर लाइक एप्पल नॉर बनाना, मतलब स्टूडेंट को ना तो एप्पल पसंद है ना बनाना पसंद है। इसका मतलब क्या पसंद है, 25। इसका मतलब मुझे एप्पल और बनाना नहीं लेने, कौन से वाले लेने हैं, मैंगो और ग्रेप्स जिनको पसंद है वो स्टूडेंट्स लेने हैं। तो अब कितना आ जाएगा, 5/5। क्वेश्चन समझ आ गया। एक ही टेबल से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। केस स्टडी आराम से आ सकती है इस टॉपिक पे। बोलो समझ आया कि नहीं, लिख रहे हैं अभी, लिख रहे हैं। नोट इट डाउन। इसके बाद करेंगे हम इसमें जब ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन लगेंगे बस। तो और चार सेकंड पे चल रहा है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 6। लेट अस से यू आर प्लेइंग स्नेक एंड लैडर एंड यू आर रोलिंग अ फेयर 6 साइड डाइस। अब इसमें ना फेयर कॉइन, फेयर डाइस, इसका मतलब क्या है ये समझो। उसके बाद एग्जांपल 6 शुरू करूंगी। तो फॉर्मूला नोटबुक निकालो और उसमें लिखो पहले फेयर कॉइन। फेयर कॉइन का मतलब क्या है, कौन सा होगा फेयर कॉइन। अब कॉइन में 2 आउटकम्स होती हैं, किसी भी कॉइन में 2 आउटकम्स होती हैं, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर दोनों सेम हो, इसका मतलब होगा कॉइन इज अ फेयर कॉइन। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, यस मैम। एंड इफ अगर हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर सेम ना हो, देन व्हाट वी से कि कॉइन इज
a biased coin. Biased coin. बाइस्ड कॉइन है मतलब जैसे होता है ना, कुछ कॉइन ऐसे हो गए कि उसका एक फेस जो है वो थोड़ा हैवी है, तो जब हम उसको टॉस करेंगे तो जो हैवी वाला फेस है वो हमेशा नीचे ही आता है ना। सो दैट टाइप ऑफ कॉइन इज नोन एज नॉन फेयर कॉइन या बाइस्ड कॉइन। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करूंगी डाइस की। अब डाइस में कितने आउटकम होते हैं? 1 2 3 4 5 या 6, यही होते हैं। इसी में लिखना। हाँ जी, तो अगर हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी सेम हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? फेयर डाइस। देन वी से फेयर डाइस। और अगर नॉट सेम हो, बट इफ नॉट सेम देन वी से biased dice. Biased dice. अब कई बार ना वो फेयर वर्ड की जगह एक वर्ड यूज करते हैं, फेयर की जगह यूज करते हैं अनबाइस्ड। तो इसका भी मतलब यही होता है, फेयर डाइस मतलब अनबाइस्ड डाइस। तो फेयर बोल दें या अनबाइज्ड बोल दें इज द सेम थिंग। फेयर और अनबाइज्ड इज द सेम थिंग। ठीक है जी। तो यहां पर फेयर और अनबाइज्ड इज द सेम थिंग। क्लियर हो गया? देख लो इसको। और एग्जांपल 6 में यही बात कह रहा है वो कि आपके पास एक जो डाइस है वो कैसा है? फेयर डाइस है। फेयर डाइस है इसका मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी कैसी है? सेम है। ठीक है, तो वो कह रहे कि सपोज आप अपने फ्रेंड के साथ स्नेक एंड लैडर गेम खेल रहे हो और उसके लिए आपने क्या किया? एक डाइस को रोल किया और डाइस कैसा है? फेयर डाइस है। ठीक है, अब इसके बाद आ रहा है you have just rolled the dice 3 times in a row and each time you get a 6. आपने डाइस को 3 बार थ्रो किया, तीनों बार 6 आया। ठीक है, दिस थिंकिंग इज हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल किया। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लो क्या हो सकता है, केस स्टडी से बन सकती है इससे रिलेटेड। हाँ बिल्कुल बन सकती है, आराम से। अब आप जैसे लूडो नॉर्मली खेलते हो तो क्या होता है, जब हमारे 6 आता है तभी गिट्टी निकलती है ना, यही होता है, ऐसे ही खेलते हैं। तो अब 20 पूछ रहा है कि दो प्लेयर्स हैं ए एंड बी। लेट ए स्टार्ट द गेम। ए ने गेम स्टार्ट किया, ठीक है, और वो बंदा जीत जाएगा जिसका पहले 6 आ जाएगा। ठीक है, एंड मैं कह रही हूं कि एक गेम ऐसा है जिस पर एक केस स्टडी बन सकती है कि एंड दैट प्लेयर विंस हु गेट्स 6 फर्स्ट। जिसका पहले 6 आ जाएगा वो जीत जाएगा। और ए ने गेम स्टार्ट किया, अब हो सकता है कि ए का पहली बार में ही 6 आ जाए, तो बी की चांस ही नहीं आएगी। बी की चांस कब आएगी? जब ए का 6 ना आए, तब बी की चांस आई। अब बी के पास भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो बी के पास 6 आएगा और या तो नहीं आएगा, है ना। तो हम पहले यहां पर 2 प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी किसकी? 6 कम्स, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, और दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 6 नॉट कम्स। अब एक डाइस में जो कि एक फेयर डाइस है उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6 कितनी बार आ सकता है? एक ही बार। और टोटल आउटकम कितनी है? 6 है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए या 5 आ जाए,
तो कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी वो ना आने की? 5/6। 4 कैसे लिख लेंगे? 6 कितनी बार नहीं आएगा? 5 बार नहीं आएगा। टोटल 6 है ना, तो टोटल 6 में से अगर 6 नहीं आया तो बाकी के 5 आएंगे, 5 में से ही कोई ना कोई नंबर आएंगे। क्यों? बात समझ आ रही है? ठीक है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6 और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/6। इतना क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। अब आपसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस इन थर्ड चांस, कि ए तीसरी बार में जीत जाए। यानी पहली बार में ए हार गया, यानी कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 5/6 आई, क्योंकि 6 नहीं आया तो ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 हो गई। अब किसको चांस मिल गई? बी को। बी का भी 6 नहीं आया, तभी ए को थर्ड चांस मिलेगी ना, तो बी के लिए भी 5/6। और अब थर्ड चांस किसको मिल गई? ए को, और ए जीत जाए तो 1/6। तो आंसर कितना आ गया? 2/6। बात समझ आ गई? अब प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। बी विंस इन हिज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट चांस। बी विंस इन हिज फर्स्ट चांस। नो, गेम स्टार्ट किसने किया है? ए ने स्टार्ट किया है, तो बी की तो चांस तभी आएगी ना जब ए हार जाएगा। 5/6 तो 5/6 एंड 1/6 कितना आ जाएगा? लगी समझ? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें कई बार। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाओ जरा एक्सरसाइज 7.2 पे। एक्सरसाइज 7.2। A teacher mixes a large bag of sweets of different colors and randomly select a sample of 30 sweets. एक टीचर ने डिफरेंट कलर की स्वीट्स जो है वो मिक्स कर दी और उसमें से उसने 30 रैंडमली निकाल ली बिना देखे। ठीक है, she counts the number of sweets of each color, जिसमें से रेड कलर की स्वीट्स कितनी थी? 10 थी, ग्रीन कलर की 8, येलो कलर की 7 और ब्लू कलर की 5 स्वीट्स थी। ठीक है, तो टोटल स्वीट्स कितनी उसने कलेक्ट की है? टोटल, पहला क्वेश्चन, यस, टोटल स्वीट्स कितनी है? 30, आउट ऑफ विच रेड स्वीट्स कितनी है? 10, ग्रीन स्वीट्स कितनी है? 8, येलो स्वीट्स कितनी है? 7, ब्लू स्वीट्स कितनी है? 5। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली पिक्ड स्वीट्स फ्रॉम द सैंपल इज ग्रीन। ग्रीन स्वीट पिक करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फेवरेबल आउटकम कितनी होगी? ग्रीन कलर की कितनी स्वीट्स हैं? 8/30। 8/30। ठीक है, इसको कट करो। 4/15। 4/15, that is the answer. Second part. Find the probability if there are 600 sweets in total in a large bag. कि if total sweets are 600, estimate how many are likely to be yellow based on the sample result. अच्छा, इस रिजल्ट पर अब देखो, इसके लिए अब मुझे यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा कि अगर 30 स्वीट्स हैं तो हमारे पास किसकी पूछ रहा है ये? आपकी ग्रीन की बात कर रहा है। तो ग्रीन स्वीट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है हमारे पास? 4/50। ठीक है, तो अगर टोटल स्वीट्स मेरे पास 600 हो तो उस टाइम पे ग्रीन कितनी होगी वो मुझे निकालना है। सो लेट देन ग्रीन स्वीट्स को हम अगर x लेट कर लें, ग्रीन की बात कर रहा है, अच्छा येलो की बात कर रहा है, नहीं तो फिर मुझे पहले येलो की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। सेकंड पार्ट में इफ टोटल स्वीट 600 है
देन फाइंड करना है मुझे येलो स्वीट्स, कि उसमें येलो स्वीट्स कितनी होंगी। तो पहले मैं येलो स्वीट की प्रायोरिटी निकालूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी ऑफ येलो स्वीट, 7 येलो कलर की स्वीट्स थी 7, टोटल थी 30, तो प्रायोरिटी कितनी थी 7/30, ठीक है। तो इफ टोटल स्वीट्स 600 हो, आउट ऑफ विच येलो स्वीट्स कितनी हो, x हो, तो दोनों की प्रायोरिटी तो सेम रहेगी, यानी कि x/600 करके जो आएगा वो वही होगा जो 7/30 करके आएगा। यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, शिफ्टिंग करो और बताओ जरा। इसका आंसर भी चेक करना है। 140 140 140 करेक्ट आंसर। क्या किया, 600 तो 7 के साथ मल्टीप्लाई में चला गया, 30 डिवाइड 140 आंसर आ गया। बोलो समझ आ गया कि नहीं? यस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लेना। अब मैं इसी पर बेस्ड बता रही हूँ और कैसे हो सकता है। चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखो इसी पर बेस्ड, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि वो चेंज तो करेंगे ही करेंगे स्कूल वाले, नेचुरल सी बात है, ठीक है। सबसे पहले फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ red sweets and also find number of red sweets out of 500 sweets। अगर टोटल 500 स्वीट्स हो तो उसमें से रेड कलर की स्वीट्स कितनी होंगी। तो पहले तो रेड स्वीट्स की प्रायोरिटी निकाल लो और फिर बिल्कुल ऐसे करो जैसे मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन किया। रेट कितनी थी? 10 जी क्वेश्चन देख लो ना, तुम देखा था। इसको ना वेट, हेलो, इसको ना 500 की जगह ना 150 कर लो टोटल स्वीट्स को। 150 पहले तो प्रायोरिटी बताओ रेड स्वीट की कितनी आई, प्रायोरिटी ऑफ रेड स्वीट्स कितनी आई। अरे 1/3 आया। और अब उसके बाद इफ आउट ऑफ 150 स्वीट्स x स्वीट्स आर रेड, तो जो ये रेड की स्वीट की प्रायोरिटी है वो दोनों से सेम आएगी, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। लगी समझ कैसे क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट करो, अब मैं इसी के जैसा एक क्वेश्चन दे रही हूं, तुम घर पे करना, ठीक है। अभी करिए। आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स in a class, students in a class, 10 students like mathematics, 15 students like science, 5 students like history, 12 students like English, and 8 students
like Hindi. One student is chosen at random. Find the probability that he or she likes maths. First part, he or she likes science. Third part, he or she doesn't like History. math and science. मैथ साइंस नहीं पसंद, बाकी सारे सब्जेक्ट पसंद है बाहर जाके. डज नॉट लाइक मैथ एंड साइंस. उसके बाद क्या लिखेंगे कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स out of 5 sections of a class having 50 students each who likes maths. करके दिखाओ. टोटल स्टूडेंट्स थे आपके पास 50, जिनमें से कौन कौन से किस सब्जेक्ट को कितने लाइक करते हैं सब दे रखा है इसमें. करके दिखाओ. फर्स्ट का आ जाएगा 1/5. ठीक है. सेकंड का सेकंड का 1/10. हाँ 1/5 ही बोला इन्होंने. 1/10. 3/10 है. कोई नहीं 1/10 आएगा सही इसका. हिस्ट्री की तो बात ही नहीं हुई. डज नॉट लाइक मैथ एंड साइंस है. साइंस का बताओ, साइंस कितने पसंद कर रहे हैं. आंसर 3/10. हाँ सही आ रहा है. नहीं, इसका थर्ड पार्ट का आंसर बताओ. सेकंड का क्या आंसर. सेकंड का 3/10. लिखने का तरीका क्या लिख रहे हो. खाली आंसर आंसर लिख रहे हो, कुछ लैंग्वेज भी लिख रहे हो. आंसर ऐसे लिखना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ he or she likes maths कितना आ जाएगा. 10/50. फिर सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ he or she likes science 15/50. 10. Third, probability of he or she doesn't like math and science. आप जो मैथ और साइंस पसंद नहीं कर रहे वो कौन कौन से हैं. या तो वो 12 है, 8 है और 5 है. ठीक है. हाँ जी. अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास 5 सेक्शन है किसी भी क्लास के,
हर एक सेक्शन में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो इफ 5 sections of a class each having 50 students each, then total students कितने बन जाएंगे? 250. 50 into 5 करेंगे तो 250 बन जाएंगे. ठीक है. Let out of which X students like maths. तो मैथ्स पसंद करने वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? x अपॉन 250. और पहले कितनी थी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ही और शी लाइक्स मैथ्स 50 पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? 1/5. तो अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज आंसर. बोलो क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? अब ये जो 50 आए है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर सेक्शन में 10-10 ही बच्चे होंगे. हर सेक्शन में जितने भी बच्चे मैथ्स पसंद करते हैं उनका टोटल 50 होगा. हो सकता है पहले सेक्शन में तो देखो बता ही रहा है, एक सेक्शन में 10 बच्चे पसंद करते हैं, हो सकता है दूसरे में 12 बच्चे मैथ पसंद करते हो, उससे अगले सेक्शन में 8 बच्चे पसंद करते हो, उससे अगले सेक्शन में 15 बच्चे पसंद करते हो, उससे अगले सेक्शन में सिर्फ 5 बच्चे पसंद करते हो. तो उनका जो टोटल होगा ना, दैट विल बी 50. नॉट कि इसका मतलब ये नहीं कि हर एक सेक्शन में 10-10 बच्चे ही मैथ्स पसंद करेंगे. मेरी बात समझ आ गई? यस मैम. अच्छे से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए. अब अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. A survey is conducted at a school where a random sample of 40 students are asked about their favorite club. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं? 40. अब उनमें से कितने स्टूडेंट कौन से क्लब को पसंद करते हैं? एक तरफ लिखा है साइंस क्लब, एक तरफ है आर्ट्स क्लब, नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स क्लब. इस पर तो पक्का केस स्टडी आएगी 110%. अगला है फिर डिबेट क्लब, ठीक है. और ये दे रखे हैं आपको 14 स्टूडेंट्स, उसके बाद दे रखे हैं 11 स्टूडेंट्स, उसके बाद दे रखे हैं 9 स्टूडेंट्स, उसके बाद दे रखे हैं 6 स्टूडेंट्स. ठीक है. Assume there are 800 students in a whole school. ये तो 40 स्टूडेंट्स है. टोटल स्टूडेंट्स जो है वो इन एक क्लास है. If there are 800 नहीं 8000 लिखो स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. पूरे स्कूल में 800 ही बच्चे थोड़ी होंगे, तो बड़ा स्कूल होता है. 300 है. बस बस इतना छोटा सा स्कूल है तुम्हारा? बच्चे नहीं आए. मतलब स्कूल बहुत बड़ा, बच्चे नहीं है बेटा. हम तो एमडीए भी लेकर के चल रहे हैं. एमडीए में तो इतने बच्चे होंगे आराम से आराम से. चलिए देखिए. मैं कह रहा हूँ If there are 8,000 students in a school, आपको फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है? What is the probability that a randomly chosen student from the sample prefer art club? probability निकालनी है. स्टूडेंट प्रीफर आर्ट क्लब. क्या हो जाएगी जी probability? एंजल. करना थोड़ी है कुछ, लिखना ही है. 11/40 हो जाएगी. अब वो कह रहा है यूजिंग द सैंपल रिजल्ट एस्टिमेट हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द होल स्कूल लाइकली टू प्रीफर द स्पोर्ट्स क्लब. तो पहले सेकंड पार्ट के लिए हाँ आपको निकालने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन होल स्कूल who prefer sports club.
तो मुझे स्पोर्ट्स क्लब की जो प्रायोरिटी है उसको इक्वल रखना है किसके, लेट मैंने उसको एक्स लेट कर लिया, तो पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स थे 8000, जिसमें से एक्स स्टूडेंट्स हैं जिनको स्पोर्ट्स क्लब पसंद है, और यहां से स्पोर्ट्स क्लब की प्रोबेबिलिटी कितनी है 9/40, तो मैं यहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ 220 कितनी आएगी 220 1800 इंटू 9/40, 1800 स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनको स्पोर्ट्स क्लब पसंद है। बोलो क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ आया? चलिए इसी में निकालिए, थर्ड पार्ट में अलग से दे रही हूं क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन होल स्कूल who prefer डिबेट क्लब। अब बताओ क्या लिखोगे? तो अब इसको आपने वायलेट कर लिया, अगर एक ही क्वेश्चन है ना तो सेम चीज नहीं लेट कर सकते ना। भूमिक बताएगा। क्या लिखो? Number was in सारे students schools going on 6/40 6/40 और y upon 8,000 यस, कितना आ जाएगा 1200 मंथन तुम बताओगे। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन होल स्कूल who prefer either साइंस क्लब और आर्ट्स क्लब। दोनों अब इनको तुमने नंबर्स को z मान लिया, अब क्या लिखोगे? 25 उन दोनों को प्लस नहीं करेंगे साइंस किसको? साइंस हाँ, साइंस और आर्ट्स वालों को प्लस करेंगे। 25 पूरा ऐसे लिखना है 14 + 11 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू z अपॉन 8000। कितना आ जाएगा? 500 5000 बोल। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? एस्टिमेट वाले समझ आ गए किस तरह से करना है? यस, चलो ओके। इसके बाद कहाँ बंद कर रहे हो भाई? एक लास्ट क्वेश्चन करके मैं छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 3 करके मैं छुट्टी। टॉस अ कॉइन 20 टाइम्स। आपका बर्थडे अ कॉइन इज टॉस्ड मैम मेरा नाम 20 times and the result each time head or tail। अब कॉइन ने टॉस कर रहे हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कितनी बार हेड आया कितनी बार टेल आया वो आपको निकालना है। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट हेड्स, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट टेल्स। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स। अब फर्स्ट पार्ट है हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट हेड्स, कितनी बार उसको टॉस कर रहे हैं 20 टाइम्स। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी पहले तो यही बताओ। अनलिमिटेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम्स 2 है
हेड रूट में से 1 बार आ रहा है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई? 1/2 हो गई। यस मैम। तो नंबर ऑफ टाइम्स टू गेट हेड इज इक्वल्स टू क्या होगा? जितनी बार आपने उसे टॉस किया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? हेड आने की प्रोबेबिलिटी से। 10 नॉट लाइक दिस कि इसको ऐसे लिखो कि लेट x टाइम्स हेड गेट्स व्हेन कॉइन इज टॉस्ड 20 टाइम्स। तो जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है एक बार टॉस करने में, और जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है जब हमने 20 टाइम्स टॉस किया, इसका आंसर आ जाएगा 10। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 20/2 यानी कि 10 टाइम्स। बिल्कुल ऐसी जरा सेकंड पार्ट निकाल के दिखाओ। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट टेल्स? टेल्स 10। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालेंगे एंड लेट y टाइम्स टेल गेट्स व्हेन कॉइन इज टॉस्ड 20 टाइम्स। 10 बिल्कुल सही। तो 1/2 इज इक्वल्स टू y/20 से y भी कितना आ जाएगा? 10 टाइम्स। शांति रख ले, मैं और क्वेश्चन बढ़ा दूंगी, क्लासरूम नहीं है ये, ठीक है। थर्ड कितने बार? 4 है। कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स। वो आप निकाल चुके हो अभी। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछ रहा है, अभी निकाल चुके हो आप। 1/2। इफ यू टॉस अ कॉइन वंस मोर, एक और बार अगर दोबारा से टॉस करें, यानी कि 2 बार टॉस करें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स। यानी कि फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि इफ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार टॉस करें, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है टेल आने की। अब जरा ध्यान देना, मैंने कल भी बताया था एक कॉइन को मैं 2 बार टॉस कर रही हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है पहले हेड आए फिर टेल आए, और या फिर दोनों बार टेल आए। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अब इसमें टेल कितनी बार आ रहा है? 3 4 बार कहाँ आ रहा है? 1 2 और 3 बार। ये एक केस है, ये एक केस है, ये एक केस है, 3 केसेस में आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/4। लगी समझ? इसके बाद कल करेंगे।